नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं छठवें लेसन को। छठवें लेसन में समझेंगे हम बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे कि बच्चे को केंद्र में रखकर कैसे शिक्षा दी जाती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है बाल केंद्रित शिक्षा। यानी बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य बालकों के मात्र कुछ जानकारियाँ भरना होता है। यानी कि जो पहले की शिक्षा होती है उसमें बच्चों को कुछ जानकारियाँ दी जाती थी जिससे उसका जीवन चल सके। ठीक है, किंतु आधुनिक शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। यानी कि जो वर्तमान में शिक्षा चल रही है वो बालकों के संपूर्ण विकास पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, जिसके कारण बाल मनोविज्ञान की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे बाल मनोविज्ञान शिक्षकों को या बच्चों को जानने के लिए बाल मनोविज्ञान को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं। इसमें अगला कहा गया है कि आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। जो वर्तमान में शिक्षा पद्धति है वो बाल केंद्रित है। इसमें बालकों की ओर विशेष रूप से ध्यान जाता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बालकों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि उसको क्या पढ़ाया जाए, क्या बताया जाए, ताकि वो अपने जीवन में उसका प्रयोग कर सके। ठीक है, इसके बाद जो पिछड़े हुए और मंद तथा प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि जो पिछड़े हुए बालक हैं और मंद बुद्धि के बालक हैं तथा प्रतिभाशाली जो बालक हैं उनको एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और तैयार करने का प्रयास भी किया जाता है, ताकि जो पिछड़े बालक भी है और मंद बुद्धि के बालक हैं और जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो तीनों ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए ताकि वह पाठ्यक्रम आसानी से समझ पाए। ठीक है, इसके बाद बालकों की प्रवृत्ति, रुचियों एवं क्षमताओं के बारे में शिक्षक को जानकारी रखना चाहिए। यानी कि बालकों की क्या प्रवृत्ति है, उनकी क्या रुचियां हैं और कितनी क्षमताएं हैं, ये सब शिक्षक को बालकों को देखकर या उनके प्रतिभाओं को देखकर जान जाना चाहिए कि कितना बालक किस चीज़ों को कितना समझ पाएगा या कितना चीज़ों को कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं। अगला क्या है, तो अगला है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं। यानी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं इसको हम देखते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा आधुनिक शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है। जो बाल केंद्रित शिक्षा है वो आधुनिक प्रणाली का अभिन्न अंग है। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में अनेक विशेषताएं बताई हैं। इसमें कहा गया है कि बालक जो कुछ सीखता है उससे उसकी आवश्यकताओं का बड़ा घनिष्ठ संबंध होता है। यानी कि जो बालक किसी चीज़ को सीखता है तो जिन चीज़ों को सीखता है उससे लगाव बहुत ज़्यादा रखता है। ठीक है, तभी वो चीज़ों को जान पाता है और समझ पाता है। ठीक है, स्कूल में पिछड़े हुए समग्रस्त बालकों में से अधिकतर बालक ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकताएं स्कूल में पूरी नहीं हो पाती। यानी कि अधिकतर बालक या ऐसे बालक जिनकी इच्छाएं स्कूल में पूरी नहीं हो पाती हैं तो वो स्कूल से भागने या स्कूल में ना बैठने का कोशिश करते हैं। यानी कि उनको अगर स्कूल में घर जैसा या बाहरी जैसा वातावरण या उनको बैठने का या अच्छा महसूस नहीं हो पाता है तो स्कूल में उनका मन नहीं लगता है, जिससे वो स्कूल जाने में कतराते हैं। ठीक है, तो इसके लिए शिक्षक को उसको स्कूल में अच्छे तरह से वातावरण बनाना चाहिए ताकि वो बच्चे स्कूल में टिक पाए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि परंतु बालक समझने वाला शिक्षक यह जानता है कि इससे दोष का मूल कारण उसके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं का ही नहीं कुछ कहीं छिपा है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि हम बालकों को उसके ऊपर दोष नहीं दे सकते हैं, न उसके शारीरिक कारण को या सामाजिक कारण को या मनोवैज्ञानिक कारण को। वो शिक्षक में कुछ ना कुछ कमियां होती है जिसके वजह से बालक स्कूल में ना टिक पाता है। तो बालकों को
स्कूल में टिके रहने के लिए शिक्षक को उसका स्कूल का वातावरण ऐसा बनाना चाहिए ताकि बच्चे स्कूल में अच्छी तरीके से टिक पाए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक है। ठीक है, तो अगला है शिक्षण विधि, यानी शिक्षण विधि कौन कौन से अपनाना चाहिए बालकों को ताकि वो चीज़ों को सीख सकें और उनके जीवन में लाभदायक हो सके। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। तो बाल मनोवैज्ञानिक सीखने की प्रक्रिया विधियों और महत्वपूर्ण कारकों, लाभदायक और हानिकारक दशाओं और रुकावटों, सीखने के वक्र तथा प्रशिक्षण संक्रमण आदि विभिन्न तत्वों से परिचित कराता है। इनके ज्ञान से शिक्षा बालकों को सीखने की सहायता प्राप्त होती है। यानी इसमें कहा गया है कि शिक्षण विधि से जो बालक अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख नहीं पाते हैं, तो वो शिक्षण माध्यम के प्रयोग से शिक्षक उसका उपयोग करके बालकों को अप्लाई करता है और बालकों को अच्छी तरीके से पढ़ने में रुचियाँ या उसको स्कूल में आनंद आने की अनेक प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, जिसे हम शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है मूल्यांकन और परीक्षण। मूल्यांकन और परीक्षण अत्यंत आवश्यक है शिक्षक और बच्चों के लिए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या कहा गया है। तो शिक्षण से ही शिक्षक की समस्या हल नहीं होती, यानी कि जो बच्चे या जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण विधि से ही केवल समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे बालकों के ज्ञान और विकास का मूल्यांकन और परीक्षण भी करना होता है। यानी कि शिक्षण से ही केवल शिक्षक बालकों को कमी को दूर नहीं कर सकता है, जो बच्चे जिन चीज़ों को सीखे हैं उसका मूल्यांकन और परीक्षण करना भी ज़रूरी है। ठीक है, मूल्यांकन से परीक्षार्थी की उन्नति का पता चलता है। यानी कि जब बच्चों को मूल्यांकन होता है तो उससे क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने में या जानने में पिछड़े हुए होते हैं उनका पता लगाया जाता है तथा उन पे आगे बढ़ने के लिए, उसको सिखाने के लिए जोर दिया जाता है। यानी कि मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षक और शिक्षार्थी बार बार यह जानना चाहते हैं कि उन्हें कितना प्रगति हुई। यानी कि इस मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों जानना चाहते हैं कि बच्चों में मूल्यांकन से कितना उसका वृद्धि हुई है, तो शिक्षार्थी भी जानना चाहते हैं कि हमें लाभ या कितना हमारी उन्नति हुई है। ठीक है, यदि उन्हें सफलता अथवा मिली है तो क्यों तथा उसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। इन सभी प्रश्नों को सुलझाने में मूल्यांकन के साथ साथ विभिन्न प्रकार के परीक्षण और मापों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि इस मूल्यांकन और परीक्षण से उनको यह पता लगता है कि हमारे में क्या कमियां रही हुई हैं और किन कमियों को दूर करके और आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मूल्यांकन और परीक्षण अत्यंत आवश्यक है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि समाज और व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रेरणाओं, मूल्यों, सिखाने के सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांत पर पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए ताकि बच्चे को सामाजिक ज्ञान भी मिल सके, उसको अच्छी राह मिल सके। ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए ताकि उस पाठ्यक्रम से उसके जीवन में उन्नति या अच्छा मार्गदर्शक मिल सके। ठीक है, तो इसे कहने का मतलब है पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक का यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थियों की समाज में क्या आवश्यकता है और सीखने में कौन कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकता स्वतंत्र रूप से पूरी हो सकती है। यानी कि पाठ्यक्रम जब शिक्षक तैयार करता है तो वो समाज के दायित्व को उसको समझना चाहिए कि बालक जो हम पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं उसके माध्यम से बालक समाज में कौन सी प्रस्तुति प्रस्तुत करेगा, इसको पढ़ेगा या जानेगा, तो इससे उन चीज़ों को सीख कर समाज में क्या अपने आप को कैसे डायरेक्शन दे पाएगा। तो ये चीज़ पाठ्यक्रम बहुत अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, समाज में या अन्य चीज़ों में सीखने जानने के लिए और अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं व्यवस्थापन एवं अनुशासन। यानी व्यवस्थापन एवं अनुशासन भी आवश्यक है, इसको हम देख लेते हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत
कक्षा एवं विद्यालय में अनुशासन एवं व्यवस्था यानी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा लेते हैं। यानी कि बच्चों में अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाल मनोविज्ञान का सहारा शिक्षक लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ शरारती बालकों में अच्छे समायोजन के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कभी कभी कुछ शरारती बालक भी हमको दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसे परिस्थितियों में शिक्षक उनको डांटने लगते हैं। उनको डांटने के बजाय उनको प्रोत्साहित करना चाहिए तथा उनकी जो शरारती वाली हरकतें है उसको अच्छे डायरेक्शन में देना चाहिए, ताकि बच्चे अच्छे चीज़ों में उसको अपने आप को परिवर्तन कर सकें और सोचने की दशा या समझने की दशा को बदल सकें। ठीक है, तो शिक्षक को उनको उत्साहित नहीं करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन उसी को अच्छे रूप में बढ़ावा देना चाहिए कि तुमको ऐसा चीज़ करना चाहिए, मैंने समझाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगला है इसके बाद 7वां है प्रयोग एवं अनुसंधान। ठीक है, क्या कहा गया है? तो बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को प्रयोग एवं अनुसंधान यानी प्रैक्टिकल एंड रिसर्च की ओर उन्मुख करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान सहारा लेता है। यानी कि प्रयोग एवं अनुसंधान का मतलब क्या है कि बच्चों को जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है उसको प्रैक्टिकली भी समझाया जाए या उसको बताया जाए कि जैसे विज्ञान में कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा है, विज्ञान में जैसे बल का चैप्टर हो या अन्य कोई चैप्टर हो, उससे संबंधित उसको प्रैक्टिकल करके या उसको रिसर्च करके समझाया जाएगा तो बच्चा आसानी से उन चीज़ों को समझ पाएगा, ताकि कैसे चीज़ें बनी हुई। जैसे मिरर को बताना है तो मिरर को दिखा के या समझा के बताया जाएगा तो बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। या कोई वस्तु को भी दिखाना है तो उसको अमूर्त यानी कि बिना दिखाए अगर हम बताएंगे तो उसको अच्छी तरीके से नहीं समझ में आ पाएगा, लेकिन जिन चीज़ों को हम उसको दिखाकर या बताकर समझाएंगे तो चीज़ें उसको आसानी से आ पाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें कक्षा में समस्याओं का निदान और निराकरण। यानी कक्षा में क्या समस्या है उसका कैसे निदान और निराकरण किया जाए। तो इसमें है बाल केंद्रित के अंतर्गत कक्षा के विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचानने और उनके निराकरण करने के लिए भी बाल मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। यानी कि कुछ कक्षाओं में समस्या भी आ जाती है तथा उसको निवारण या निराकरण करने के लिए शिक्षक को ज़्यादा एग्रेसिव या ज़्यादा उत्तेजना होकर या उसको अच्छी तरीके से समाधान और निराकरण करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। ठीक है, इस बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, अगला है बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत। यानी बाल केंद्रित शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसमें पहला आता है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। तो बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवन गाथा, नाटक, वैज्ञानिकों के योगदान इत्यादि के बारे में बताकर उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि बाल केंद्रित शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो इसमें पहला है प्रेरणा का सिद्धांत। यानी कि किसी अन्य महापुरुषों की जीवन गाथा को सुनाकर या नाटक को दिखाकर या वैज्ञानिकों के योगदान को दिखाकर बच्चों में प्रेरणा लाया जा सकता है कि उनको उस तरफ आगे बढ़ना है और कैसे महापुरुष या वैज्ञानिक इन चीज़ों में योगदान दिए हैं, तो इनसे उनको जानने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। ठीक है, दूसरा है व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत। व्यक्तिगत अभिरुचि का सिद्धांत क्या है? तो बालकों को यदि उनकी रुचियों के अनुसार शिक्षण मिलेगा तो पढ़ने के प्रति अत्यधिक जागरूक एवं उत्सुक होंगे। शिक्षक को बाल अभिरुचि के ध्यान में रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। यानी इसमें कहा गया है कि हर व्यक्ति या हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है और उनकी रुचियों के अनुसार जो चीज़ सिखाया जाता है उन चीज़ों को बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। यानी कि कुछ बच्चों को जैसे खेलने के लिए या क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना में अत्यधिक रुचि है और उनको विज्ञान या अन्य चीज़ों को सिखाएंगे तो ज़्यादा वो रुचि नहीं लगा, लेकिन अगर क्रिकेट के बारे में या फुटबॉल के बारे में बताएंगे तो वो रुचि अत्यधिक लेगा उन चीज़ों में। तो यही इसमें कहा गया है कि जिन बालकों का रुचि जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में उसको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, इसके बाद लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है कि इसमें पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इस लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब क्या है। शिक्षक को सभी छात्रों को एक समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। यानी कि जो शिक्षक है वो सभी जितने भी छात्र हैं उनको समान रूप से देखना चाहिए। किसी से
किसी एक छात्र के प्रति लगाव ना हो, सबके प्रति समान लगा हो, तो लोकतांत्रिक का मतलब ये है। और ना किसी से भेदभाव तरीके से पूर्ण हो। ठीक है। प्रश्न पूछने या उत्तर देने के संदर्भ में शिक्षक को भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि शिक्षक को ये नहीं होना चाहिए कि किसी से ज़्यादा लगाव है तो उससे ज़्यादा कम प्रश्न पूछे या ज़्यादा प्रश्न पूछे और अन्य व्यक्तियों से कम प्रश्न पूछे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी से समान प्रश्नों को पूछना और बताना भी चाहिए। ठीक है। लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब यह है। चौथा है सर्वांगीण विकास का सिद्धांत। सर्वांगीण विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि बालकों में उसके सभी पक्षों, यानी कि जो सामाजिक है, सांस्कृतिक है, चारित्रिक है, खेल नेतृत्व है, विकसित करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि इसके माध्यम से ही बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है कि बच्चों के या छात्रों के सभी पक्षों को ध्यान में रख के उसको शिक्षा देना, यानी कि उसको सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल नेतृत्व आदि के क्षेत्र में जितना भी विकास हो, सभी विकासों को एक जगह इकट्ठा या एक जगह पहलू में रख के उसको बालकों को शिक्षा देना चाहिए, ताकि उसको सर्वांगीण विकास हो पाए। ठीक है। इसके बाद अगला है चयन का सिद्धांत। चयन का क्या सिद्धांत है, इसको पढ़ लेते हैं। तो बालकों की योग्यता के अनुरूप ही विषय वस्तु का चयन करना चाहिए, यानी कि जो बालक है या छात्र है वो जिस विषय को जानता है या समझता है उसी विषय को उसको चयन करना चाहिए। ये नहीं कि जिन विषयों को ना जाने उसको चयन कर ले ताकि उसको पढ़ने में कठिनाई हो। ठीक है। जिन विषयों को जाने समझे उन्हीं विषयों का चयन करे ताकि वो आगे पढ़ने में समर्थ रहे। ठीक है। बालकों को मानसिक दशा का भी शिक्षण के दौरान ध्यान देना चाहिए, यानी कि बालकों में उसकी विषय के प्रति या किन विषयों के प्रति मानसिक दशा कैसी है, इसके बारे में उसको ध्यान देना चाहिए। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम वातावरण के अनुसार लचीला, ज्ञान पर केंद्रित, रुचि पर आधारित इत्यादि विभिन्न ध्यान रखना चाहिए। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है कि बालक को ही केंद्र मानकर या बालक को ही सब कुछ मानकर उसी के अंतर्गत पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए, तथा लचीलापन होना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए ताकि वो उस चीज़ों को समझने में उसको कठिनाई महसूस ना हो। ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ज्ञान पर आधारित का मतलब कि वो चीज़ें जो भी कुछ हम बनाए हैं उससे उसको ज्ञान मिले या जानकारियाँ मिले। ठीक है। तो इसमें यह कहा गया है। इसके बाद अगला हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है, अगला है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जटिल, कॉम्प्लेक्स, पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है, यानी पारंपरिक शिक्षा प्रणाली है जो एक विकल्प के रूप में उभर कर आई। इस शिक्षा प्रणाली को विकसित करने में अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन डेवी का विशेष योगदान है। ठीक है। इसके अंतर्गत शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालकों के समग्र विकास करना तथा ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना जो अधिगम को खोजपूर्ण प्रोत्साहित देती है। ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक विकसित करने वाले हैं उनका नाम जॉन डेवी है। ठीक है। जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा में विशेष योगदान दिया है। तो इस शिक्षा का मतलब मेन उद्देश्य ये है कि जो सी शिक्षा हम दें उससे बालक या जो भी छात्र है उस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएँ तथा चीज़ों को जानने से पहले उसको खोजपूर्ण करें, यानी कि अच्छी तरीके से समझें, जानें, उस पर रिसर्च करें, उसको देखें, प्रैक्टिकली करें। उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है तो उससे क्या होता है कि उन चीज़ों को जानने में, उनको समझने में स्टेप बाय स्टेप तरीका मिलता है। तो उसको हम प्रगतिशील शिक्षा या खोजपूर्ण शिक्षा भी बोल सकते हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा का मेन मतलब है कि चीज़ों को करके, समझ के, जानना या खोजपूर्ण करना प्रगतिशील शिक्षा कहलाता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार, यानी प्रगतिशील शिक्षा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के विभिन्न प्रकार निम्न हैं। इसमें पहला आता है मॉन्टेसरी शिक्षा। मॉन्टेसरी शिक्षा क्या है, इसमें देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद मारिया मॉन्टेसरी द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई, यानी कि इटालियन डॉक्टर एवं शिक्षाविद थी मारिया मॉन्टेसरी। इसके द्वारा मॉन्टेसरी शिक्षा की नींव रखी गई, जिसके अंतर्गत बच्चों को पर्यवेक्षण पर बल दिया गया। उसने पर्यवेक्षण आधार पर पाया कि बच्चे स्वयं सीखते हैं। शिक्षक केवल सीखने की प्रक्रिया बताते हैं तथा बच्चे के लिए
स्वास्थ्य वातावरण का निर्णय करता है। यानी इनके द्वारा ये कहा गया है बच्चे जो हैं वो स्वयं से सीखते हैं और शिक्षक क्या होता है कि उनको केवल वो प्रक्रिया बतलाता है, लेकिन बच्चे उन प्रक्रियाओं को जानकर सीखते हैं। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में ये कहा गया है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला है मानवतावादी शिक्षा। यानी मानवतावादी शिक्षा क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। इस तरह की शिक्षा केंद्र बिंदु कला, सामाजिक विज्ञान होती है। ठीक है, यह बच्चों में आलोचनात्मक सोच या तार्किक कौशल को विकसित करता है तथा मानवतावादी शिक्षा सामाजिक अंतर्क्रिया के माध्यम से सीखने पर जोर देता है। यानी कि मानवतावादी जो शिक्षा है वो क्रिटिकल थिंकिंग और तार्किक रीजनिंग स्किल जो होती है उससे विकसित होती है। यानी कि किसी चीज़ को जानने के लिए क्रिटिकल थिंकिंग या अन्य प्रकार की सोचने की प्रवृत्ति या तार्किक तरीके से सोचने की प्रवृत्ति मानवतावादी शिक्षा के द्वारा हमें सीखने की ओर अग्रसर ले जाया जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है संरचनावादी शिक्षा। संरचनावादी शिक्षा क्या होता है? तो यह शिक्षा बालकों के सृजनात्मक पर आधारित होती है। ठीक है, ये अधिगम तकनीकी एवं प्रायोगिक अधिगम के माध्यम से सिखाया जाता है। यानी कि ये संरचनावादी शिक्षा क्या होती है? ये तकनीक और प्रयोग के माध्यम से किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को करना है या सिखाया जाता है तो प्रैक्टिकली या एक्सपीरियंशियल जो एक्सपेरिमेंटली होता है। यानी किसी, जैसे मान लीजिए कि बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाना है तो केमिस्ट्री बिना एक्सपेरिमेंट के आप नहीं सिखा सकते हैं। तो इन चीज़ों को सिखाने के लिए संरचनावादी शिक्षा की ज़रूरत होती है। यानी कि दो एलिमेंट है उनको कैसे मिलाया जाए, कि उनको मिलाने से कौन कौन चीज़ें बनती है, तो ये प्रैक्टिकल के माध्यम से या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ही बच्चों को सिखाया जा सकता है। इससे बच्चे सीखेंगे तो उन चीज़ों को जानेंगे कैसे बना है और कैसे चीज़ें बनती है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देख लेते हैं। अगला क्या है? अगला है प्रगतिशील शिक्षा का विकास में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांत। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धांत का वर्णन मनोवैज्ञानिकों ने अनुसंधान के आधार पर निम्न प्रकार से किया है। तो इसमें पहला आता है बुद्धि। बुद्धि में क्या कहा गया है कि मस्तिष्क का वह सबसे प्रमुख संसाधन है, मस्तिष्क ही वह सबसे प्रमुख संसाधन है जिसकी सहायता से मनुष्य अपनी समस्याओं को समाधान करता है। एवं समाधान के रूप में मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं: चिंतन, अनुभूति एवं संकल्पना। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में कहा गया है कि जो बुद्धि है उसके माध्यम से ही हम सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं और समस्याओं को हल करते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क के 3 प्रमुख साधन हैं, वो है पहला चिंतन, अनुभूति एवं संकल्पना। ठीक है, अगला है ज्ञान। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान कर्म का ही परिणाम है। कर्म अनुभव से पूर्व आता है। अनुभव ज्ञान का स्रोत है। जिस प्रकार बालक अनुभव से यह समझता है कि आग से आग जो है हाथ को जला देता है, उसी प्रकार संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि ज्ञान के माध्यम से हमको चीज़ों को जानने या समझने का आभास होता है। यानी कि जब हम आग में हाथ डालते हैं तो जब हमारा हाथ जलता है तो हमको मालूम चलता है कि हाँ, ये आग से हमारे हाथ जल रहे हैं, तो हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि आग में हाथ नहीं डालना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है मौलिक प्रवृत्तियाँ। मौलिक प्रवृत्तियाँ में क्या है कि सभी ज्ञान व्यक्तियों को उन क्रियाओं के फलस्वरूप होता है जो अपने अस्तित्व के संघर्ष करता है। उसका परिणाम होता है कि कुछ क्रियाओं का प्रारंभ, और ये क्रियाएं ही व्यक्तियों के उनकी प्रवृत्ति और मौलिक भावनाओं को, रुचि को जन्म देती है। यानी मौलिक प्रवृत्ति क्या होता है कि सभी ज्ञान व्यक्तियों की उन क्रियाओं के फलस्वरूप होता है जो वो अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, उसका परिणाम ही होता है कि कुछ क्रियाओं के प्रारंभ या क्रियाओं ही व्यक्ति की उनकी प्रवृत्ति, मौलिक भावनाओं और रुचियों को जन्म देता है। ठीक है, इसके बाद अगला है चिंतन की प्रक्रिया। चिंतन की प्रक्रिया क्या है? तो चिंतन केवल मनन करने और भावनाओं को समूह से ही पूर्ण नहीं होती, वरन उसकी उत्पत्ति होती है। यानी चिंतन केवल मनन करने और भावना समूह से पूर्ण नहीं होती, वरन उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, चिंतन कुछ कारणों से होती है। किसी उद्देश्य के आधार पर मनुष्य सोचना प्रारंभ करता है
यदि मनुष्य की क्रियाएं सफलतापूर्वक चलती रहती है तो सोचने का उपलब्ध आवश्यकता ही नहीं पड़ती, किंतु जब उसकी प्रगति में बाधा आती है तो वो सोचने के लिए बाध्य हो जाता है। यानी कहने का इसका मतलब है कि चिंतन की प्रक्रिया कब होने लगती है, जब कोई काम हम कर रहे हैं, वो काम चला जा रहा है तो उतना सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब उस काम में हमें बाधा आती है तब हमें सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिसको हम चिंतन कहते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में कुछ और चीज़ें बची हुई हैं जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे कि शिक्षा का अधिकार 2009, माध्यम भोजन स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान। तो इन वीडियो को हम अलग से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।